एक ऐसी शख्सियत जिसने कि इस आयोजन का कहते हैं एक सोच बना के आपको अपना एक परिवार बना के आपके बीच इस आयोजन को कुछ बड़ा करने की कोशिश और की जा रही है। सभी ने आयोजन को बड़ा किया है। एक ऐसी शख्सियत जो कि जमीन से जुड़ी है आज भी, वो किसी भी बड़े मुकाम पर हो, ईश्वर करे और भी बड़े मुकाम पर हो, लेकिन आज जमीन से जुड़ी हुई हैं। और ये सच है कि गर्भ संस्कार पर सोचना, कहना, बोलना एक ऐसे विषय का चुनाव है जिस पर इंदौर में आज तक खुलकर नहीं बोला गया। मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर मुक्ता राय जी की। मुक्ता राय जी मंच पर आए यही कहते हुए कि मुक्ता जी एक लेखिका हैं, मुक्ता जी एक काउंसलर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, और इनकी 2 किताबें, तीसरी आज विमोचन के लिए तैयार है। एक किताब है दिन की शुरुआत, जिसमें योगा आपको मिलेगा और ध्यान मिलेगा, और एक है 1984 में आई थी एक अलबेला, जिसमें शैलेश जी ने अपना वो रोल निभाया, एक मार्गदर्शक, उसको आगे बढ़ाने के लिए, एक बड़ा मुकाम देने के लिए शैलेश जी साथ में थे। और तीसरी पुस्तक जो आज विमोचन होगा, जिसका वो भी हमारे बीच होगी। और मुक्ता जी, जैसा कि मैं आपको बताऊं, आज के वक्त एक चैरिटेबल हॉस्पिटल, मारुति हॉस्पिटल चैरिटेबल ट्रस्ट, वहां पर बहुत सारे गरीब लोगों को, विशेष तौर से मैं बताऊं, ये सच कह रहा हूं कि मेरे घर पर जो एक लेडी काम करने आती है 13 साल से करीब, उसका भी मुक्ता जी ने फ्री इलाज किया। जोरदार तालियां हो इस बात पर, मेरे एक बार कहने पर, यही कहते हुए कि मुक्ता जी का एक प्रयास है इसको आगे बढ़ाने का। और मेरी बात भी हुई है कि इस जो गर्भ संस्कार की बात उठी है, तो इसको बड़े लेवल पर लाने का है। बहुत जल्दी एक बड़ा आयोजन हो, आप लोग साथ दीजिएगा, बस इतनी गुजारिश है। ये कहते हुए कि जूते फटे पहनकर आकाश में चढ़े थे, जूते फटे पहनकर आकाश में चढ़े थे, और सपने हमारे हरदम औकात से बड़े थे। सपने हमारे हरदम औकात से बड़े थे, और फिर भी नहीं किया था हमने जमीन से सौदा, 2-4 आसमां तो कदमों पे गिर पड़े थे, 2-4 आसमां तो कदमों पे गिर पड़े थे, और जश्न होता रहा। आज जो ना संडे है ना, परिवार लोग जा रहे होंगे, घूम रहे होंगे, आप लोग हो जो इस महफिल में शामिल हो। जोरदार तालियां अब खुद के लिए बजा दीजिए। कहते हैं जश्न होता रहा रात भर इमारतों में, जश्न होता रहा इमारतों में रात भर, हम नींव के पत्थर थे, नींव में गड़े थे। यही कहते हुए मैं मुक्ता राव जी से कहूंगा कि मुक्ता जी हमारे बीच में अपने गर्भ संस्कार पर जो भी उनकी एक सोच है हमारे बीच में पेश करें। शायद ये खुद का आपको बताऊं कि कई दिन तक घर पर रहकर अकेले में, तन्हाई में उस फीलिंग को सोचा है, और उसके बाद ये तैयार हुआ है। 15 से 20 मिनट का ये आपके बीच में शब्दावली में पिरोकर आपके बीच मुक्ता जी आ रही है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सतीश जी। सबसे पहले तो जोरदार, मेरे लिए नहीं, आप लोगों के लिए तालियां। वो इसलिए कि पहला मैंने ये अपना प्रोग्राम रखा है गर्भ संस्कार का। मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों के बीच में ये प्रोग्राम मुझे करना चाहिए है, अवेयरनेस मुझे देना चाहिए है इस चीज़ का कि गर्भ संस्कार क्या होता है। मैंने बहुत दिनों से सोचा था कि गर्भ संस्कार के बारे में ज़्यादा किसी को नहीं पता है। बहुत सोचा, सोचने के बाद, इतने सालों के बाद आज ये मेरा पहला प्रोग्राम है। थैंक यू। तो शुरुआत करती हूँ सबसे पहले एक शायरी से। जिंदगी में मुश्किलें तमाम हैं, जिंदगी में मुश्किलें तमाम हैं, फिर भी इन होठों पे मुस्कान है, क्योंकि जीना जब हर हाल में है तो मुस्कुराकर ही जीने में क्या नुकसान है। तो मुस्कुराइए। तो आज हम बात कर रहे हैं गर्भ संस्कार की। गर्भ संस्कार एक ऐसा टॉपिक है जो हर किसी को लगता है कि हम सबको पता होना चाहिए है। तो गर्भ प्लस संस्कार मिलकर के बना है गर्भ संस्कार। गर्भ संस्कार का मतलब गर्भ
और गर्भ में जो बच्चा है, जिसे हम पहले से ही, जो इस दुनिया में आया ही नहीं है, हम उसे संस्कार दे सकते हैं। दे सकते हैं कि नहीं? आने के बाद तो सभी देते हैं, लेकिन 9 महीने में किसने कितनी तैयारी करी, इसे कहते हैं गर्भ संस्कार, जो हम बहुत सालों से जानते हैं, लेकिन हर किसी को नहीं पता। पता भी है, लेकिन इसकी जागरूकता नहीं दी है। गर्भ संस्कार कब से किया जा रहा है? तो आपको पता है, गर्भ संस्कार आज का नहीं है। गर्भ संस्कार 5000 सालों से चली आ रही है, लेकिन इतने सालों से हम लोगों ने आज तक कभी जाना नहीं है। और उसके बाद जो चीज़ें हम जानते थे, वो भी हम चीज़ें भूलते जा रहे हैं। भूलते जा रहे हैं ना? इसके बाद मैं बताऊंगी कि गर्भ संस्कार, जो बेबी है, गर्भ में ही 80% ब्रेन डेवलपमेंट पहले ही हो जाता है। जब बच्चा गर्भ में ही रहता है, यदि हम तैयारी पहले ही करें तो बाद में क्या दिक्कत है? आजकल के बच्चे जब हम देखते हैं, अच्छा जब हम स्कूल जाते हैं, भेजते हैं बच्चों को, कई बच्चे मंदबुद्धि भी रहते हैं ना, रहते हैं। वो कहते हैं अरे अभी तो इसको सिखाया था ABCD, वापस भूल गया। और दूसरा बच्चा इतना शार्प माइंड का, कैसे? यही फर्क होता है गर्भ संस्कार में, कि गर्भ में रहते हुए माँ के विचार जैसे रहेंगे, बच्चा भी वैसा ही होगा। ये क्या दिख रहा है आप लोगों को? सब्जी में नमक डाला है। सब्जी में हम नमक कब डालते हैं? जब खाना बनता है तब, या उसके बाद? जब खाना बनता है तब। तो जब हम सारा मसाला उसमें डालते हैं, उसमें जो टेस्ट होता है वो बिल्कुल बढ़िया लगता है। हमने सारे मसाले डाल दिए, अब हमको गरम मसाला भी डालना है, नमक भी डालना, सब डालना है। जब ये प्रिपेयर हो गया, अगर हमने इसमें नमक नहीं डाला है, अगर हमने इसको ऊपर से डाला, तो क्या वो टेस्टी लगेगा? नहीं। ठीक वैसे ही 9 मंथ के दौरान आप क्या कर रहे हो? अगर आपको कुछ डालना ही है, आध्यात्म से जोड़ना है, कुछ अच्छे विचार उसमें डालना है, आपके अपने बच्चे को कुछ अच्छा करना है, तो 9 महीने हमें रील्स नहीं चलानी है, जो आजकल चल रहा है। रील्स के बजाय आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। 9 महीने इतने खास होते हैं, वो इतने खास होते हैं कि कभी जीवन भर आपको वो नहीं मिल सकता है। इसीलिए ज़रूरी है कि जब गर्भ में बच्चा तैयार हो रहा है, रेडी है, उस समय जब सारी चीज़ें हैं, तो आपको उसी समय आपको बच्चा जैसा बनाना है वो वैसा बनेगा। इसके बाद ये बताना चाहूँगी कि यदि आप प्लान कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हमसे ये पूछते हैं कि मैडम गर्भ संस्कार की प्लानिंग कब करनी चाहिए है, गर्भ संस्कार शुरुआत कब से करनी चाहिए है? तो मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि जब आप सोच रहे हैं उसके 3 महीने पहले से, जब आप सोच रहे हैं 3 महीने पहले से, तो आपके जो विचार है, आपने जो सोचा है, वही सारी चीज़ें आपके दिमाग में चलेंगी। और 12 महीने आपके पास समय है, 9 महीने का समय ये है, और 3 महीने का समय आपके पास सोचने का समय है। आपका गर्भ एक मिट्टी है। हम हमेशा विचारों की बात करते हैं, तो विचार क्या है? गर्भ धारण करते समय, गर्भ संस्कार के दौरान सबसे पहली बात है, आपके विचार हमेशा पॉजिटिव और अच्छे होने चाहिए हैं। यदि आपके विचार 9 महीने तक का जो चक्र चलता है, यदि आपके विचार हमेशा कड़वे रहेंगे, हमेशा लड़ाई झगड़े वाले रहेंगे, यदि हमने करेले का बीज डाला तो करेला उगेगा या फिर कुछ मीठा सा कुछ और उगेगा? हम बीज कौन सा डाल रहे हैं? यदि आप करेले का बीज डालेंगे तो करेला ही होगा, ठीक। और यदि हम एप्पल का बीज डालेंगे, सेब का, तो सेब ही होगा। तो यही एग्जाम्पल है कि आप अपने विचार कैसे डाल रहे हैं। 9 महीने तक आपके संस्कार कैसे होने चाहिए, आप किन लोगों के बीच में रह रहे हैं, आपका जो वातावरण है वो कैसा है। जैसा वातावरण होगा, आपका विचार भी वैसा ही होगा, आपके बच्चे भी वैसे ही होंगे। पॉजिटिव विचार, अच्छे संस्कार, अच्छे बच्चे। बेकार यदि आपने सोचा है तो बहुत गुस्से वाले, इरिटेबल, फिर आप बोलते हो जन्म होने के बाद में, अरे यार ये कितना शैतान है, ये सुनता ही नहीं है,
ऐसा भी है, बहुत इरिटेबल बच्चे होते हैं। तो भाई जब बच्चा तैयार हो रहा था तब आप क्या सोच रहे थे? तब आपने कोई ध्यान नहीं दिया, ठीक है। जब शादी होती है, शादी होने के बाद बहुत खुशी होती है, बेबी प्लानिंग हो रही है, किट देख लिया, वाह, घर में खुशी आ गई है, बहुत बहुत धन्यवाद। यही खुशी, बधाई और धन्यवाद, एक दूसरे को थैंक्स यही बोलते हैं। खुशियाँ आती हैं, उसके बाद क्या होता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर के पास गए, बोला सारे दवाइयाँ सब कुछ दे दी, ठीक है, आयरन कैल्शियम की गोलियाँ हमें सब कुछ चाहिए है, वो ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है आपके विचार। यदि आपके विचार ही सही नहीं हैं तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपके शरीर में जो भी सारी चीज़ें होती है वो आप ही की वजह से आपका बच्चा भी उसी चीज़ को सुनता है और समझता है। इसके बाद मैं प्रैक्टिकल करना चाहती हूँ, तो मेरे सामने कोई भी एक आ जाओ, कोई भी आ जाओ, आ जाइए। मैं ये प्रेगनेंसी वाली महिला को बुलाना चाहूँगी। आ जाइए, प्रियंका बंसल। ठीक, बैठो। आपका नाम, एड्रेस, ये सारी चीज़ें बताइएगा, ठीक है, ये मैं आपको दे दूँ, ओके, ध्यान से देख लेना इसको, ठीक है। आपका नाम वगैरह बताइए। प्रियंका बंसल। प्रियंका बंसल जी। कहाँ के रहने वाले हैं? बिचोली मर्दाना, श्री श्याम हाइट्स। श्री श्याम हाइट्स में, ठीक, मैं ये दे रही हूँ, ठीक है। मैं इनको थोड़ा सा ये बताना चाहूँगी कि अपनी आंखें बंद करेंगी, और आंखें बंद करके थोड़ा सा मैं इनको एक गर्माहट वाले जगह पर भेज रही हूँ, ठीक है। इसको नहीं खोलना है, इसको ऐसे ही रखना है, ठीक है। ये थोड़ी देर के लिए गर्माहट वाले जगह पर गई, आंखें बंद करिए, लंबी लंबी सांस लीजिए, ठीक है। इनको हमने, हाँ हाँ आप लंबी सांस लो, बस इसको आप सीधा करके रखो, ठीक है। लंबी गहरी सांस लेंगे। ये प्रियंका जी, अब मैं इनको एक ऐसे गर्माहट वाले जगह पर भेज रही हूँ जहाँ पर ये गई है, और धीरे धीरे जा रही है, वो धीरे धीरे जा रही है, और उनको धीरे धीरे से गर्मी लग रही है। ऐसा आपको महसूस करना है कि मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मुझे बहुत पसीना आ रहा है, मुझे बहुत प्यास लग रही है, और अब मुझसे चला नहीं जा रहा है। अब मैंने इनको ऐसे जगह पर भेजा है कि इनके हाथ में जो सामान रखा है वो हम देखते हैं। आपको कैसा लग रहा है? गर्म फील हो रहा है? थोड़ा ऐसा लग रहा है कि बहुत प्यास लग रही है? ऐसे हीट वाले जगह पर गए हो? ठीक है, तो अब हम बाहर आते हैं। बाहर आइए धीरे धीरे, अब अपनी आंखें खोलिए, ठीक है। आपके हाथ में जो है वो खोलिए। मैंने आपको सीधा दिया था, ये मुड़ गया। सबको बताओ, सबको बताओ ये कैसा था? सीधा था, अब कैसा हो गया है? मुड़ गया है। तो ठीक ऐसा ही ये विचार हमारे शरीर में काम करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच मैम। तो ये एक प्रैक्टिकल था, ये वाकई में जो मैंने इन्हें इसलिए बुलाया है क्योंकि इनकी प्रेगनेंसी है, ये इन्हें दिखाना था कि जैसा हम विचार करते हैं, हम जैसा सोचते हैं, वैसा वाकई में होता है। अब वो कैसे हो गया वो मुझे नहीं पता, वो उन्हीं से पूछेंगे यदि उन्हें पता होगा तो। तो जिस तरह से ये चिल्ला चोट हो रही है, ठीक है, चिल्लाना, झगड़ा करना, आपके घर का माहौल यदि इस तरीके का खराब है तो माहौल प्लस बच्चे, इस तरीके की जो चीज़ें होती है वहाँ से आपको निकलना है। ऐसा माहौल आपके घर में ना होना चाहिए, ना ही बाहर। जहाँ पर भी ऐसा माहौल है, रोज़ ऐसा हो रहा है, तो ये असर जो रेगुलर में होता है वही चीज़ें आपके बच्चे पर भी असर होता है। तो हमें अपने वातावरण को शांत रखना है, सही रखना है, आपको हमेशा पॉजिटिव, हैप्पीनेस, यही सारी चीज़ों पर आपको काम करना है। तो हम ये आज से नहीं, ये सारी चीज़ें तो सभी को पता है कि हमारा माहौल कैसा होना चाहिए। पहले के ज़माने में जॉइंट फैमिली एंड न्यूक्लियर फैमिली हुआ करती थी। आजकल की फैमिली कैसी है बताएं?
पहले जो फैमिली हुआ करती थी जॉइंट फैमिली, कितनी बढ़िया फैमिली हुआ करती थी, है ना। सास ससुर परिवार, भाई बहू जेठ बच्चे सब लोग एक साथ रहा करते थे। तो उस समय जो बोला करते थे, माहौल हुआ करता था, बहुत ही अच्छा हुआ करता था। उस समय सभी लोग एक साथ जब काम करते थे, सुनते थे एक दूसरे की बातें, ठीक है, समझाया करते थे। तो बच्चे जब हुआ करते थे तो एकदम संस्कार वाले हुआ करते थे, होते थे, सब बढ़िया चल रहा होता था। धीरे धीरे पैसे कमाने की होड़ में सब अलग अलग हो गए, हमको भी प्रॉपर्टी खरीदनी है, हमको भी ये करना है, हमको भी वो करना है, और सब अपने लिए जी रहे हैं। और आज वो समय आ गया है कि सभी लोग न्यूक्लियर फैमिली हो गई है। अब न्यूक्लियर फैमिली के फायदे क्या हैं? अच्छा, जॉइंट फैमिली के फायदे क्या हैं? बच्चों को संभालने के लिए मिल जाते थे ना लोग, सब मिल जाते थे, हेल्प करने वाले मिल जाते थे सभी। और आज बच्चे, न्यूक्लियर फैमिली हो गई है अकेले। अब लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को झूला घर में डाल देते हैं, क्योंकि कोई है ही नहीं, रहना ही नहीं है। 2 भाई 4 भाई बहन सब अलग अलग, क्यों? क्योंकि हमें रहना नहीं है, हमें सिंगल रहना है। और सिंगल रहने का फायदा ये है, 5572, ये जिनकी भी गाड़ी है इसे थोड़ा सा हटा दीजिए, 4 व्हीलर है, थोड़ा देख लीजिएगा। न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली। तो न्यूक्लियर फैमिली आजकल ये फैमिली हो जा रही है, ठीक है। अब ये जो फैमिली है, इसमें आजकल हमें फायदा क्या मिल रहा है? कुछ मिल रहा है क्या? नहीं। धीरे धीरे फैमिली सिंगल होती जा रही है। अब तक तो मैंने ये भी सुना है कि भाई लोगों को शादी ही नहीं करनी है। जब शादी ही नहीं करनी है तो भाई पब्लिक तो खत्म हो जाएगी, होगी, क्योंकि ये न्यूज़ में भी बहुत चल रहा है। क्यों? उन्हें करियर बनाना है, उन्हें पैसे कमाना है। अरे भाई सारी बातें अलग हैं, जिम्मेदारी तो निभाओ। अब जिम्मेदारी से भाग क्यों रहे हो? न्यूक्लियर फैमिली है। अभी हाल ही में मुझे किसी ने बताया था कि जॉइंट फैमिली में रहते हैं, किसी की शादी हुई, नई नवेली दुल्हन है, और वो मामला जो है वो केस उसमें गया थाने में, और दोनों के बीच झगड़े चल रहे हैं। झगड़े क्या? परिवार में। अब परिवार में झगड़े प्रॉपर्टी को लेकर नहीं चल रहे हैं, वहाँ झगड़े चल रहे हैं, मेरी बहू घर का काम नहीं करेगी। मतलब पति बोल रहा है कि मेरी बीवी घर का काम नहीं करेगी। इस विषय में झगड़े चल रहे हैं। अब उन्हें अलग अलग होना है। अब मुझे ये बताओ, क्या ये सही है? शादी हुई है, अरेंज मैरिज हुई होगी और लव मैरिज भी हुई होगी, तो आपको परिवार से बिखरना क्यों है? आज आप बिखर गए, आज आप दोष दे रहे हो कि भैया हमारी सास ससुर बेकार है, हमें नहीं साथ में रहना है। ठीक है, जब प्रेगनेंसी होगी तब क्या करोगे? तब किसे लेकर आओगे? भाई ख्याल रखने वाला तो आपका परिवार ही होगा ना। आपके दोनों परिवार को एक समान ही समझो, अलग अलग नहीं। जब आप बेबी प्लानिंग कर रहे हैं उस समय जितनी ज़्यादा तकलीफ़ें जाती हैं वो किसी को नहीं पता, लेकिन उस माहौल को भी, उस समय को भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि परिवार बिखर रहा है। इस चीज़ की काउंसलिंग होनी चाहिए है, क्योंकि यदि आज अभी से इसकी काउंसलिंग नहीं की गई लोगों की, तो लोग सब बिखर जाएंगे। और ये हम जितने भी पहले जो जॉइंट फैमिली हुआ करती थी या बहुत प्यार से लोग रहा करते थे, वो धीरे धीरे लोगों का माइंड जो है वो क्राइम में चेंज होता जा रहा है, जो आजकल के माहौल में हम देख रहे हैं। पहले की फैमिली जो हुआ करती थी, पहले बहुत धैर्य हुआ करता था, शांति हुआ करती थी, संस्कार हुआ करते थे, हैप्पी फैमिली हुआ करती थी, टाइम का बहुत मैनेज हुआ करता था। उस समय ना तो फ्रिज हुआ करते थे, ना वॉशिंग मशीन हुआ करती थी, ना मिक्सर हुआ करते थे, फिर भी लोगों के पास टाइम था। और आज बोल दो, अरे नहीं मेरे पास तो एक इतना सा भी टाइम नहीं है, जरा सा भी नहीं है, लेकिन है सब कुछ, उसके बाद भी बोलेंगे कि हमारे पास समय नहीं है। इसीलिए लोग अपने आप को भी भूल रहे हैं, और यही चीज़ें बच्चों पर असर पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि माँ के विचार जैसे होंगे वैसे ही बच्चे के ऊपर भी बुरा असर पड़ेगा। इसके बाद हम विजुअलाइजेशन। डिज्नीलैंड किस किसने देखा है? सभी ने। मैंने ओरिजिनल में नहीं देखा है, मैंने ऐसी फोटो में देखा है। मैं अभी तक नहीं गई, है ना।
जिस इंसान ने, जिनने डिज्नीलैंड बनाया था, उन्होंने क्या एक रात में बना लिया? नहीं, उन्होंने पहले सोचा, उसके बाद उन्होंने कुछ एक दिन में नहीं, काफ़ी दिनों से सोच रहे थे कि मुझे ऐसा लैंड बनाना है। इसीलिए वो बन करके तैयार हुआ। जिस दिन बन करके तैयार हुआ, इनॉग्रेशन हुआ, उस दिन के बाद शायद वो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उन्होंने अपना सपना पूरा किया। जिस तरह से आप मकान बनाते हैं, गाड़ी लेते हैं ना, क्या करते हैं? हम ऐसी लेने चले जाते हैं, प्लानिंग करते हैं ना, तो बच्चे की प्लानिंग क्यों नहीं होती है? नहीं होती है ना? क्या हम बच्चे के बारे में सोचते हैं कि हमारा आने वाला बच्चा कैसा होगा? कभी सोचा है? बस डॉक्टर के पास जाते हैं, बधाइयाँ हो जाती है, 9 महीने के बाद बच्चा आ जाता है, मिठाइयाँ बढ़ जाती है, लेकिन 9 महीने तक हम कभी सोचते ही नहीं हैं कि बेबी की डिज़ाइन भी आप लोग कर सकते हैं। आपको जैसा बेबी चाहिए है वैसा आप बना सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी, आज भी नाम याद है उनका, सब जानते हैं, और ऐसे कई महानायक और नायक हैं जो इस धरती पर आज भी उनका नाम चलता है। ठीक वैसे ही विजुअलाइजेशन, क्रिएट, आप खुद एक क्रिएटर हो। जब भी आप सोचते हैं कि हमें हमारा बेबी डिज़ाइन करना है, तो आप ड्रॉ करो, करके तो देखो, हो सकता है वो मैजिक हो जाए। सोचो तो सही उस चीज़ के बारे में, हो सकता है वो आपके लिए ही बढ़िया हो जाए। हो सकता है कि इस धरती पर कोई वीर, महानायक या फिर और भी कोई महान पुरुष या महिला इस धरती पर वापस आ जाए, लेकिन हम कभी सोचते ही नहीं हैं। सिर्फ इतना सोचते हैं हमारा बच्चा कैसा होगा, बढ़िया हो गया, डिलीवरी हो गई, 3.5 किलो का बेबी या लड़की, हम सिर्फ इतना ही नाम देते हैं, लेकिन जो हमें सोचना है, जो क्रिएट करना है, उसके बारे में नहीं सोचते हैं। वही चीज़ें हम बता रहे हैं कि उसके बारे में भी सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी बेबी इस धरती पर आए, वो या तो बहुत अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर बन सकता है, या आप उसे बहुत अच्छा बिजनेसमैन बना सकते हैं, वो भी सोच सकते हैं, या सुपरस्टार बन सकता है, कोई पॉलिटिशियन बन सकता है, बहुत अच्छा प्लेयर हो सकता है। 9 महीने के बाद कुछ भी नहीं आप इसे सोच सकते हैं। वो मुश्किल है, होता है, बहुत हार्डवर्किंग होती है, सब कुछ होता है, लेकिन 9 महीने की जो तैयारी, जैसे मैंने मसाले वाला बताया है, वैसे ही तैयारी, सोच, विचार, सुनना, देखना, पढ़ना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो 9 महीने की जो मसाले हैं वो यही चीज़ें हैं। इस चीज़ों को ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा मैंने अभी बताया कि 9 मंथ में आपको क्या क्या करना है, विजुअलाइजेशन, आपको बहुत अच्छा देखना है, विचार करना है, पॉजिटिव थॉट्स यदि आपके अंदर नहीं आ रहे हैं तो आप अच्छा अच्छा सोचो, किताबें पढ़ो, उसी से आएंगे। अच्छी किताबें हैं, लिसन म्यूज़िक, योगा, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, ये वो मसाले हैं जो आप अपने डेली रूटीन लाइफ में कर सकते हैं। वीर अभिमन्यु जी की कहानी, प्रहलाद की कहानी, वीर शिवाजी महाराज की कहानी शायद सभी को पता है, लेकिन गर्भ संस्कार की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? जो उत्पत्ति हुई है वो है वीर अभिमन्यु की कहानी से। जब सुभद्रा के गर्भ में हमारा अभिमन्यु था, उस समय हमारे अर्जुन ने कहानी सुनाई थी, ठीक है। जब प्रवस पीड़ा हो रही थी तो 6 चक्रव्यूह के बारे में बता रहे थे, वो कहानी बता रहे थे, क्योंकि वो प्रवस पीड़ा में थे, उन्हें नींद नहीं आ रही थी, तो बहुत दर्द में थी। तो इस तरह से कुछ वार्तालाप हो रही थी, तो उन्होंने 6 चक्रव्यूह के बारे में बताए। बताने के बाद बहुत अच्छे से सुन रही थी और बच्चा भी सुन रहा था। सुनते सुनते जो माता सुभद्रा है उन्हें नींद लग गई। अब नींद लग गई, उनको भी नींद लग गई और वो भी सो गया। उसी कारण से जब युद्ध हुआ, युद्ध में जब उन्होंने कहा कि मैं चक्रव्यूह भेदन करना जानता हूँ, तब जितने भी लोग वहाँ पर थे वो शॉक्ड हो गए कि हमने तो आज तक तुम्हें देखा ही नहीं, तुम्हें कैसे आता है। तब उन्होंने ये बताया कि जब मैं अपनी माँ के गर्भ में था तब मैंने चक्रव्यूह भेदन करना सीखा था। लेकिन मेरी माँ जब 6 चक्रव्यूह के बारे में बताया, उस समय मेरी माँ सुनती रही, और उसके बाद जब निकलने की बारी आई
तो मैं सो गया क्योंकि मेरी माँ भी सो गई थी। तो यही कहानी है, जो कहानी सक्सेस हुई है उसी कहानी को लेकर के वहाँ से लेकर के आज तक ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो इसीलिए कहते हैं विचार आपके कैसे होने चाहिए। गर्भ में बच्चा सुनता भी है, देखता भी है, और जब हम मुझसे गर्भ संवाद करते हैं, बातें करते हैं, तो वो बहुत अच्छे से सुनता है। यही सारी चीज़ें उसे पता होती है। आपको पहले नहीं पता चलेगा, 10 साल 15 साल बाद आपको इस चीज़ के बारे में सारी चीज़ें पता चलती है, क्योंकि सब कुछ पहले ही वो सुन चुका होता है। सानिया नेहवाल की बात करें तो सानिया नेहवाल का क्या है, जब उनकी माता गर्भवती थी, तो ये बहुत अच्छी प्लेयर है जिन्हें सब जानते ही हैं। उनकी माता का ये कहना था कि मुझे बैडमिंटन खेलना बहुत पसंद है, तो उनके हस्बैंड ने उनके लिए बैडमिंटन ला के दिया और वहीं पर उनकी प्रैक्टिस कराई। क्यों? क्योंकि उनकी जो क्लास थी वो काफ़ी दूर थी। उन्हें नहीं पता कि गर्भ में बच्चा उनका लड़का है या लड़की, लेकिन जो भी था, जो उनकी इच्छा थी, उनकी खेलने की इच्छा थी, और आज वही जो उनकी इच्छा जो उनकी माँ की थी वो उनके बेटी में आई। एक और एग्जाम्पल मैं बताना चाहूँगी। सोनू निगम, तबला वादन उस्ताद, इनको भी सब जानते हैं। जब इनकी माता गर्भवती थी तो इनके पिताजी इनके पेट पे तबला बजाया करते थे, तो इस धुन के कारण उन्हें बहुत अच्छा लगता था और जन्म से ही उन्हें इस चीज़ का शौक लगा। एक और है सोनू निगम जी का एग्जाम्पल मैं दूंगी। सोनू निगम का एग्जाम्पल क्या है, एक इंटरव्यू में उनसे पूछा कि भैया आप इतनी सुरीली आवाज़ है आपकी, आप इतना अच्छा गाते हैं, इसका कारण क्या है, इसका राज क्या है? तो उन्होंने अनुपम खेर को इंटरव्यू में बताया कि भाई मुझे ये जो शौक़ है आज से नहीं बचपन से है। बोले वो कैसे? तो उन्होंने उनकी माँ ने सोनू निगम को कहानी सुनाई, उन्हें बताया कि जब सोनू निगम अंदर थे और इनकी माता गर्भावस्था से थी, तो उनकी माता जो थी वो हमेशा लता मंगेशकर जी के गाने सुना करती थी। तो लता मंगेशकर जी की वो बहुत अच्छी फ़ैन थी, तो वहीं से लता मंगेशकर जी को उन्होंने 9 महीने तक सुना। और आज सोनू निगम को हम सभी जानते ही हैं कि आज उनकी सुरीली इतनी आवाज़ है और बहुत अच्छा गाते हैं, और मेरे ख्याल से उन्हें सभी लोग जानते हैं। तो ये उनका एग्जाम्पल है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब ये सारी चीज़ों को मैं देखती हूँ कि वाकई में इन सारी चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस गर्भ संस्कार में। रंजन बैक कर दो ना। एक और मैं एग्जाम्पल आप लोगों को वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहती हूँ। नोट किया है तो मुझे ये बच्चा बहुत प्यारा लगता है, इतना अच्छा लगता है कि मैं आए दिन इसी को देखती रहती हूँ। तो ये वाकई में ये वो एग्जाम्पल है कि जिसे मैं आप लोगों के लिए आज शेयर करना चाहती थी। इसमें ये बताया है, मैं बता रही हूँ कि ठीक ये वो बच्चा है जो टेडेक्स में जा चुका है और बहुत इनका नाम चलता है अभी। और इनकी माँ जब गर्भवती थी तब उन्होंने हमेशा भागवत गीता पढ़ी, हमेशा उन्होंने अच्छे विचार अपने रखे, और वो हमेशा ये प्रार्थना करती थी कि मुझे एक ऐसा बच्चा मिले जो दुनिया में नाम रोशन करे। तो ये वो उनका एग्जाम्पल था, और मुझे बहुत अच्छा लगा जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया। और इसी गर्भ संस्कार को मुझे पूरा करने के लिए मुझे एक मौका मिला है आप लोगों के सामने, जो मैंने अपनी किताब आप लोगों के लिए लिखी है। तो महागर्भ ज्ञान जो किताब है उसकी लॉन्चिंग भी है। तो वही हम अपनी गर्भ संस्कार की किताब को, गर्भ संस्कार के सेमिनार के साथ हम उस किताब को यहाँ पे लॉन्च करना चाहते हैं। थैंक यू। सतीश पांडे जी, तो मैं ये पूछना चाहूँगी ये लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा?
तो मुझे इसका फीडबैक देंगे आप लोग वीडियो के माध्यम से। थैंक यू सो मच सतीश जी। बस इतना ही कहूंगा कि एक जोरदार तालियां हो आपकी ओर से। और कहते हैं कि ये जो उस मां को वंदन है जिसने मुक्ता जी जैसी एक शख्सियत इंदौर को दी है। और कहते हैं कि मुक्ता जी आज न जाने कितने आयोजनों में जाती हैं, वहां इनको सम्मान मिलता है, शॉल मिलती है, सम्मान मिलता है। लेकिन दो लाइनें बोलकर शायद आपकी तालियां बटोरने के लिए तो दो लाइनें बोल रहा हूं। कहते हैं कि तेरे घर में, मेरे घर में तेरी जैसी आहट नहीं मिलती अम्मा, कहीं तेरे हाथों की नरमाहट मिलती नहीं अम्मा। मैं तन पे लादे फिरता हूं दुशाले, लेकिन तेरी गोदी की गर्माहट मिलती नहीं अम्मा, तेरी गोदी की गर्माहट मिलती नहीं अम्मा। सचमुच मां शब्द है ना। मेरा एक बेटा है, शायद आप जानते हो, स्टार है बहुत बड़ा और फिल्म इंडस्ट्री में भी गा चुका है। नमन पांडे इंदौर डालेंगे तो आपको उसकी वॉइस मिल जाएगी। लेकिन सच है कि वो संस्कार है जो मेरी पत्नी के द्वारा उस तक पहुंचे हैं। और आज मुक्ता जी ने जब ये सब्जेक्ट की बात की थी, शरण सर ने जब ये बीड़ा उठाया था, वो पल मेरे लिए सचमुच, मैं संगीत के शोज बहुत करता हूं। मनीषा जी जो कि सैक्सोफोन हमारी आज बहुत अच्छी एक, और पहला शो मेरे साथ ही किया था उन्होंने, तो ये बहुत अच्छी कल। ऐसे ही मैं बहुत सारे शोज का इंडस्ट्री में, आज मेरा एक नाम बॉलीवुड एंकर के रूप में है और भास्कर सारे उसमें न्यूज़ में रहता है कि मैं बॉलीवुड में काम करता हूं। और करीब 150 कलाकारों के साथ, चाहे वो सुदेश भोसले हों, चाहे उदित, सभी के साथ शो कर चुका हूं। लेकिन सच ये है कि उनके भी माँ ने कहीं संस्कार दिए थे, तब कहीं जाके वो इतने बड़े कलाकार बने। इसलिए माँ का रोल जिंदगी में बहुत ज़रूरी है। और आज मुक्ता जी ने जो भी यहाँ पर पेश किया, शायद अगर कहीं ना कहीं छूट गया तो वो संस्कार जो मैं बुक आ रही है उसमें आपको मिलेगा। तो मैं जोरदार तालियां चाहूंगा मुक्ता जी के लिए कि हमारे बीच में मुक्ता जी अपनी जो तीसरी किताब है, जो उनका ख्यालात हैं, जो उनकी सोच है, हमारे बीच में किताब के द्वारा पेश करिए। शरीर सर आप भी मंच पर आए। अरुणा जी आपसे भी गुजारिश है कि आप भी मंच पर आए। नीतू जी आपसे गुजारिश है, दीपक जी मंच पर आए, पूनम जी मंच पर आए, महेंद्र जी आपसे गुजारिश है कि आप मंच पर आए, रिंकू जी आप भी मंच पर आए, और आप सभी से गुजारिश है कि आप मंच पर आकर ये जो विमोचन है उसमें शामिल हों। और इस आयोजन को बड़ा करने के लिए आपने जिस तरह से इसको बड़ा किया है, तो सारी एक पूरी किताब सबके हाथों का। और
इस पुस्तक का विमोचन शैलेश सर, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि सभी पूरी टीम हमारे बीच में है और ये लम्हे सचमुच बहुत बड़े हैं जो कि हमारे बीच में होने जा रहे हैं और आपके रूबरू हैं हम लोग। तो इसको विमोचन की बेला पर मैं यही कहूँगा कि काम सब गैर जरूरी है सब करते हैं, काम सब गैर जरूरी है सब करते हैं, हम कुछ नहीं करते गजब करते हैं, हम कुछ नहीं करते गजब करते हैं। मुक्ता जी के लिए जोरदार तालियां हों और विमोचन आपके बीच। इसके मूल्य कितना है और कैसे ये मार्केट में मिल सकती है? इस किताब को आप अभी भी खरीद सकते हैं। 20 है अभी हमारे पास किताब, 20% डिस्काउंट पर आप इसे ले सकते हैं। इसके अलावा ये ऑनलाइन ऑफलाइन भी आप लोगों को मिल जाएगी मार्केट में, और ऑनलाइन यदि आप चाहते हैं तो ये आपको अमेज़ॉन पर और फ्लिपकार्ट पर भी अवेलेबल हो जाएगी। थैंक यू।